the heat required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए अभी तक हमने जो भी स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी उसमें हम लोग सब्सटेंस के क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे किलोग्राम्स में, तो मास लिखते थे हम। लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे कि सब्सटेंस को किसमें मेजर किया जाएगा, मोल में मेजर किया जाएगा। और बेसिकली ये किसके लिए होगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग किसके लिए लिखते हैं, गैसेस के लिए लिखते हैं। अच्छा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला था इसका। अब मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, हीट गिवन टू द सब्सटेंस, बस मास की जगह पे क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल कर देना है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या रिलेशन है इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअल में ये स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए अलग से क्यों लिखी जाती है। क्या हम लोग स्पेसिफिक हीट वही नहीं यूज कर सकते जो हमने सॉलिड और लिक्विड्स के लिए की थी, तो आंसर है नो। इसके लिए हमें अलग से एक क्वांटिटी बनानी पड़ी, मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके पहले इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, अच्छा इसका यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट आएगा जूल, एनर्जी को जूल में मेजर, मॉल, एन होता है नंबर ऑफ मोल, तो ये मोल आ जाएगा। और टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, तो ये आ जाएगा केल्विन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। मोल का सिंबल MOL होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, सो दिस इज इट्स यूनिट। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट स्मॉल s एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C। तो इन दोनों में क्या रिलेशन देखिए। सबसे पहली बात, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आपने केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल n से, मास ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं स्मॉल m से, और मोलर मास को लिखा जाता है कैपिटल M से। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। इसका एक एग्जांपल भी समझ लो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास 52 ग्राम हीलियम गैस है, 52 ग्राम हीलियम गैस है, तो कितने मोल गैस मैंने उस कंटेनर में फिल कर रखी है। तो आंसर है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास क्या है 52 ग्राम, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 4 ग्राम पर मोल। एक मोल गैस कितने ग्राम में आती है, 4 ग्राम में आती है, 4 ग्राम। अगर आप 4 ग्राम हीलियम गैस लोगे तो मतलब कि वो 1 मोल गैस होगी, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उसमें हीलियम के। तो ये हीलियम का मोलर मास है। तो डिवाइड बाय क्या लिखना होता है, मोलर मास। मोलर मास किसमें मेजर करते हैं, ग्राम पर मोल में मेजर करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल जो है रेसिप्रोकल होकर के अपस्टेयर्स में चला जाएगा, सो दिस विल बी 13 मोल। तो 13 मोल हीलियम गैस 52 ग्राम्स में आती है, 52 ग्राम में आती है। तो यही वो फॉर्मूला, इसी से तो मैंने कैलकुलेशन करके बताई आपको, N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते ही रिलेशन बन जाएगा किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट का और स्पेसिफिक हीट का। तो एक सिंपल सी टर्म आ जाएगी जिससे आप स्पेसिफिक हीट को मोलर में या मोलर स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दोनों को कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किस फॉर्मूला में, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला में, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन M डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा M की वैल्यू पुट करनी है,
यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल m, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हो जाएगा n नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, ये वैल्यू उठा करके आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू Q अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू M। मल्टीप्लाई में क्या था, इसके मल्टीप्लाई में था डेल्टा T। ये जो m है मोलर मास, इधर डिवाइड में इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा S इंटू M। Q यहाँ पे रह जाएगा N और डेल्टा T। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन N डेल्टा T। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये लिखा हुआ देखिए, Q अपॉन N डेल्टा T, इसके प्लेस पर कैपिटल C लिख सकते हैं, तो कैपिटल C यहाँ लिख देंगे। सो द फॉर्मूला विल बी S इंटू M कैपिटल C। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। तो यहाँ पे C क्या है, C है मोलर स्पेसिफिक हीट। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू S। S is the specific heat and M is the molar mass of the substance। तो यहाँ लिखेंगे molar mass multiply by specific heat। So this is the relation between molar specific heat and specific heat। तो आपको क्या करना है, specific heat को molar में convert करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। तो अलग अलग गैसेस के मोलर मास आपको पता होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास है 1 ग्राम पर मोल। हीलियम का है, अभी बताया था मैंने, 4 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का होगा 14 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन के सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करोगे तो 32 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है, तो 32 ग्राम पर मोल होगा। तो आपको गैसेस के मोलर मास अगर पता है तो स्पेसिफिक हीट के साथ उनके मोलर मास को मल्टीप्लाई करते ही क्या निकाल सकते हैं, हम गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका कारण क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों हम लोग गैसेस के लिए लिखना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक हीट से भी काम चल जाता, तो आंसर है मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है गैसेस के लिए। मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, गैसेस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगी। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ, पहले उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, सडनली कंप्रेस कर रहे हैं। तो हियर फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। अगर मैं इसको सडनली कंप्रेस करूंगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पर एक पिस्टन फिक्स कर रखा है। ये पिस्टन अभी इस पोजीशन पर है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। हम इसको क्या करने वाले हैं, सडनली कंप्रेस करने वाले हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करना पड़ेगा। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे जो ऐसा दूर दूर थे, वो क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और हम देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर राइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ चुका है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन। कंप्रेशन कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, ये पिस्टन ऐसा डाउनवर्ड आ रहा है, एंड दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन। ये सेकंड पोजीशन है, और गैस के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो गए हैं, कोलिजन्स ज्यादा हो रहे हैं, अब पहले से बहुत ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने जो थर्मामीटर लगा रखा है, वो थर्मामीटर दिखा रहा है कि इस गैस का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो सडनली कंप्रेशन किया, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, लेकिन हमने हीट दी क्या, हीट एनर्जी सप्लाई की। तो आंसर है कोई हीट एनर्जी हमने सप्लाई नहीं की। क्यों, क्योंकि ये जो सिलेंडर था, इसकी सारी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग वॉल्स थी। ये जो सिलेंडर है, इसकी वॉल कैसी है, इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल बोल दो, नॉन कंडक्टिंग वॉल बोल दो, या इसके लिए हमारे पास एक वर्ड हो रहा है एडियाबैटिक वॉल्स। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर हमने ले रखा है, ये सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स का, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। और इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स मतलब जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर से हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। तो हम हीट तो दे ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या आएगा, हीट गिवन टू द सब्सटेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर।
तो यहाँ पर हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस 0 है। नंबर ऑफ मोल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 5 मोल गैस कर रखी थी, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसमें जो गैस थी वो नंबर ऑफ कितने मोल गैस फिल कर रखे, 5 मोल गैस। चेंज इन टेम्परेचर आपको दिख रहा है 20 से 150 हो रहा है, कितना चेंज हुआ, तो आंसर है 130 डिग्री सेल्सियस चेंज आया। तो 0 डिवाइड बाय दिस नंबर इज 0। तो इस केस में तो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट 0 आ गई। तो जब हम किसी गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं, तो उस समय पर, सडनली कंप्रेस करने पर उस समय पर हम जो हीट एनर्जी है वो तो सप्लाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, बाहर से तो हीट एनर्जी अंदर जा ही नहीं रही। तो इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी 0। अब और केस लेते हैं, कोई दूसरा केस जिसमें इसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब ये गैस किसी भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तभी तो स्पेसिफिक हीट 0 आ रही है। नेक्स्ट कंडीशन सुनिए, जब हम गैस को गर्म करते हैं और उसको एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देते हैं, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है। व्हेन, सेकंड केस बता रहा हूं मैं, व्हेन गैस इज heated and free to expand, gas is heated and free to expand। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक कंटेनर है, लेकिन इसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं। इसकी जो वॉल्स होंगी वो कैसी वॉल होंगी, वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। तो अभी पिस्टन इस पोजीशन पर है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन। और इसमें क्या क्या कंडीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा, मतलब कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, piston is moving upwards and these walls are conducting walls। और ये कैसी वॉल्स हैं, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। इसमें एक थर्मोमीटर भी लगा करके रखा हुआ है, वो इसके टेम्परेचर को बताएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगाया और इसको हीट देनी शुरू कर दी। हीट देनी शुरू कर दी तो हम देख रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब भी करता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम जितनी हीट देते हैं उस सारी हीट से वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इस पिस्टन पर फोर्स लगता है, पार्टिकल जाकर के इससे कोलाइड करते हैं, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये पिस्टन पर क्या कर रहे हैं, जो गैस है वो पिस्टन पर वर्क डन कर रही है। तो हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस केस में हम जो हीट सप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी। वो वर्क डन कैसे दिखाई देगा, किस फॉर्म में दिखेगा हमें, तो आंसर है एक्सपेंशन की फॉर्म में दिखेगा। पिस्टन का अपवर्ड जाना, पिस्टन अपने आप तो ऊपर जा नहीं सकता, तो गैस के मॉलिक्यूल आकर के उससे टकरा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है। तो इस केस में हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इस केस में हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं बर्नर से, उससे ये पिस्टन पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। हमने देखा कि इस गैस का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा। पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब ये एक्सपेंड होती जा रही है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इस गैस को जितनी हीट देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। फिर से इस कंटेनर में 5 मोल गैस है, चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे। हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं, कुछ हीट एनर्जी सप्लाई की, 5000 जूल की, 10,000 जूल की इसने कर ली। नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे N, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है 0, किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 होगा, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है इंफिनिटी। तो बेसिकली ये ऐसा केस है, आप इसमें जितनी हीट एनर्जी देना चाहें दे सकते हैं, ये गैस उतनी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इस केस में इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी इनफाइनाइट। तो किसी केस में इसकी स्पेसिफिक हीट 0 आ रही है, किसी केस में इसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आ रही है, तो इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। क्लियर है सबको? पहले तो हैंड रेस करो। तो गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ओके, इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो हीट दे रहे हैं उससे दो काम हो सकते हैं। हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे दो काम होंगे।
या तो टेम्परेचर राइज होगा या एक्सपेंशन होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। दोनों का केस भी मैं आपको बता दूंगा, दोनों प्रोसेस भी देखी जा सकती हैं, जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो सॉलिड और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट की फिर एक ही वैल्यू कैसे होती है? जैसे हमने एल्यूमिनियम के बारे में बात किया था कल ही, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट थी 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 900 जूल की एनर्जी देनी पड़ती है, और हर बार इतनी देनी पड़ेगी। तो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कैसे है? तो आंसर ये है कि सॉलिड और लिक्विड क्या नहीं होते, नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है उसमें। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उनमें नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है। नेग्लिजिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब कि सारी की सारी हीट एनर्जी किसमें यूटिलाइज हो रही है? उसके टेम्परेचर को राइज करने में। तो सॉलिड और लिक्विड्स के लिए क्या याद रखना है? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सिंपल सी बात ये है कि उनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको स्मॉल एस से लिखते हैं, और उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। स्पेसिफिक हीट की फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जो हीट सप्लाई करते हैं उससे सिर्फ क्या होता है, उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है, दूसरा जो काम होता है एक्सपेंशन, वो नहीं होता। एक्सपेंशन कैसा होता है? नेग्लिजिबल। ये हमने स्टडी किया था ना थर्मल एक्सपेंशन में, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। और वो जो भी एक्सपेंशन थे उन सबकी वैल्यूज कितनी आती थी? 10⁻⁻⁵। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम होता है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नेग्लिजिबल, या ऐसा लिख सकते हैं आर वेरी स्मॉल। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है सॉलिड और लिक्विड्स का, वो कैसा होता है? वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो इस कारण से जब हम सॉलिड और लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनमें एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है। हम जो हीट देते हैं उससे सिर्फ क्या राइज होता है? उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है। तो इसीलिए इसीलिए सॉलिड और लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट की क्या होती है? इसीलिए सॉलिड और लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट की क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। और गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू। क्योंकि हीट देने पर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं गैसेस के केस में। ओके, तो इसीलिए इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट की भी दो फिक्स्ड वैल्यू निकाली गई है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ऐसे तो अलग अलग केस में कभी पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव आएगी, कभी जीरो आएगी, कभी इंफिनिटी आएगी, अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल में। तो गैसेस की स्पेसिफिक हीट ऐसे तो चेंज होती रहेगी, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी जीरो, कभी इन्फानाइट। तो हमने क्या किया, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके फिक्स्ड स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज निकाली दो कंडीशंस में। वो दो कंडीशंस भी साथ में लिखनी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की है गैसेस के लिए। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको किससे लिखा जाता है? जिसको लिखा जाता है CV से। सेकंड सेकंड कंडीशन है जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की गैसेस की, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको लिखा जाता है CP से, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब हम इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। दोनों की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे तो कंपैरिजन में बात करते हैं। फिर डेफिनेशन में क्या चेंज होगा और कौन सी कंडीशन में ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज आएंगी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड को यहां पे लिखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए। द हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature, the heat required to raise the temperature of per mole gas, per mole का मतलब 1 mole gas, of per mole gas at constant volume, per mole gas at constant volume by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। तो देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन टू द सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे n पर मोल के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और पर डिग्री सेल्सियस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है उसके लिए डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर। तो क्लोज्ड कंटेनर लेंगे तो देखिए हीट एनर्जी देने से क्या नहीं होगा फिर, अब हीट एनर्जी देने से सिर्फ एक ही काम होगा, मैंने क्या बताया था, हीट प्रोवाइड करने से या तो टेम्परेचर राइज होता है और एक्सपेंशन होता है, दोनों काम भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो एक्सपेंशन तो होगा नहीं। अब हम जो भी हीट देंगे वो सारी हीट किस में यूटिलाइज होगी, इसका टेम्परेचर राइज करने में। तो यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सपेंड नहीं हो सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर है। सो दिस इज ए क्लोज्ड कंटेनर, सो दिस इज ए क्लोज्ड कंटेनर। अब हमने यहाँ पर बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना शुरू किया, और हीटअप करने पर क्या होगा, जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये हीट एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा। हमने पहले देखा कि यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री था, बाद में इस जगह का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इस गैस का टेम्परेचर। तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, और इसमें हमने कुछ हीट एनर्जी दी इसको। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म करना आसान है, आपको क्लोज कंटेनर लेना है और जो भी हीट एनर्जी दोगे सिर्फ उससे टेम्परेचर राइज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम इसमें लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हम इसमें लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, हीट गिवन टू सब्सटेंस will increase its temperature, will increases its temperature, because there will be no expansion of gas because there will be no expansion of gas due to the closed container, due to the closed container। क्लोज कंटेनर का क्या मतलब है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं बदलने वाली। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो ना तो एक्सपेंशन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी हीट देंगे उससे सिर्फ क्या होगा, आप इसको ऐसा शॉर्टली याद रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में, हीट देने से सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा सिर्फ। ओके अब हम लोग इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन में क्या चेंज करें, सबसे पहले तो डेफिनेशन में चेंज करते हैं, द हीट required to raise the temperature, the heat required to raise the temperature of 1 mole gas at constant pressure, बस कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट प्रेशर लिख देंगे, कॉमा कितना इंक्रीज करना था, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट गिवन टू द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तो वही है, बस इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। अच्छा अब इस केस में दोनों होंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर ये थोड़ी बोला गया कि वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम बदल सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है। तो इसमें हमें ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो एक्सपेंड हो सके, या तो ओपन कंटेनर ले लो, गैस जितना बाहर जाना चाहती है बाहर चली जाएगी, एक्सपेंड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्री एक्सपेंशन हो गया।
इसी तरह से अगर आप एक्सपेंशन को देखना चाहते हैं, उसके इफेक्ट को देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। ओपन कंटेनर में भी एक्सपेंशन ही होगा। तो ये पिस्टन यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, यहाँ पर ये लगाया बर्नर, और बर्नर लगा करके इसको हीट अप करना शुरू किया। तो इस केस में जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, उससे टेम्परेचर भी राइज होगा, और उससे क्या होगा, उससे कुछ वर्क डन भी होगा, मतलब कि एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। तो हीट एनर्जी किसमें यूटिलाइज होगी, वर्क डन में भी यूटिलाइज होगी। ओके, अब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। हमने देखा कि इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, 100 तक चला जाता है। लेकिन ये बर्नर से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। लेकिन सेकंड केस में बर्नर से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। इस केस में जब कांस्टेंट वॉल्यूम थी, तो इस केस में हमने 1000 जूल की एनर्जी दी थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 जूल की एनर्जी दी थी, और गैस का टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री सेल्सियस, 20 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, 80 डिग्री का चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर 1000 जूल देने से उसका टेम्परेचर 100 तक नहीं पहुंच पाया। हमने इस केस में 2000 जूल की एनर्जी दी, इस केस में 2000 जूल की एनर्जी दी, तब जाकर के इस गैस का टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हुआ। क्यों भाई, इतनी एनर्जी क्यों लगी? तो आंसर है कि 1000 जूल की एनर्जी वर्क डन में खर्च हुई है, एक्सपेंशन में खर्च हुई है। तो ये पार्टिकल के पास जो एनर्जी आती है, हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं, जिससे ये पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, वो एनर्जी जा करके, उस एनर्जी से ये जा करके फोर्स लगाता है, इससे कोलाइड करता है, कोलाइड करने पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा करके पिस्टन को डिस्प्लेस करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी वर्क डन करेगी। तो पिस्टन धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये पिस्टन इस पोजीशन तक आ जाएगा। ये एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो क्लियरली आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब जब आप सब्सटेंस को गर्म करोगे ना, एक क्लोज कंटेनर में जब आप सब्सटेंस को गर्म करोगे, तो जल्दी गर्म हो जाएगा वो। लेकिन जब आप ओपन कंटेनर में किसी सब्सटेंस को हीट अप करोगे, तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, उसका टेम्परेचर राइज होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हीट इसमें भी तो जा रही है, एक्सपेंशन में भी तो खर्च हो रही है वो हीट एनर्जी। तो इसीलिए इसीलिए जब खाना पकाया जाता है, तो क्लोज्ड कंटेनर में खाना पकाया जाता है। क्लोज कंटेनर में जब खाना पकाएंगे, तो उस केस में कम हीट एनर्जी लगेगी, कम हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी, क्योंकि एक्सपेंशन तो होगा नहीं, सारी की सारी हीट यूटिलाइज होगी टेम्परेचर को राइज करने में। लेकिन अगर आप किसी ओपन कंटेनर में किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं, तो उस केस में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और हीट एनर्जी भी ज्यादा यूटिलाइज होगी। क्यों? क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर तो राइज होगा ही होगा, और वो जो गैस के मॉलिक्यूल है, आपने कंटेनर ओपन रखा हुआ है, कंटेनर जो है वो ओपन रखा हुआ है, तो मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जा सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं। और इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर पिस्टन को आपने फ्री छोड़ रखा है, पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ही तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल्स इससे जाकर के ज्यादा फोर्स से टकरा रहे हैं, तभी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे जैसे ये अपवर्ड होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रेशर फिर से कांस्टेंट, फिर से वही हो जाएगा। अगर प्रेशर पहले 1 atm था, 1 एटमोस्फेरिक था, तो अभी भी 1 एटमोस्फेरिक ही रहेगा। तो एक्सपेंशन में प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। अगर फ्री एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। तो कौन से केस में ज्यादा हीट लगती है? कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो गैसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी गर्म कर सकते हैं, गैसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट अप कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू बताता हूँ, कुछ गैसेस की हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला काम में आएगा, जिसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिसको मेयर्स फॉर्मूला बोला जाता है। मेयर फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। मोलर स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? आर के बारे में हमने स्टडी किया था ना आइडियल गैस इक्वेशन में। सो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
इट्स वैल्यू इज 8.31। ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.31 होती है। तो आप हाइड्रोजन गैस लो, हीलियम गैस लो, कोई भी गैस लो, आप उसकी सीपी और सीवी की वैल्यू निकालो, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इसके बराबर आता है। किसी भी गैस के सीपी और सीवी का डिफरेंस हमेशा आर के बराबर आता है। ये किसने कैलकुलेट किया था? ये मेयर ने कैलकुलेट किया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मेयर्स फॉर्मूला। तो एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा, इसका डेरिवेशन आगे के चैप्टर्स में आएगा। इसका डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, इनमें आपको मिलेगा इसका डेरिवेशन। ठीक है। और एक चीज और, कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बारे में भी सुनिए। गामा, इसको गामा से लिखा जाता है सीपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीबी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो रेशो होता है उसको गामा बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट का जो रेशो होता है उसको गामा बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर ये गामा की वैल्यू भी हमारे काम आती है। और कैसे निकाली जाती है? सीपी अपॉन सीवी से निकाली जाती है। इसके डेरिवेशन भी आगे के चैप्टर्स में आएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूलाज याद रखें, सिर्फ ये वाले फॉर्मूलाज याद रखें। और हमें क्लियरली पता है, इन दोनों डिस्कशन से हमें क्लियरली पता है कि सीपी की वैल्यू सीवी से हमेशा क्या होती है? ज्यादा ही होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। सीपी अपॉन सीवी हमेशा कैसा आएगा? मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 फॉर ऑल गैसेस। ओके। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम गैसेस की स्पेसिफिक हीट्स के बारे में लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की। तो यहाँ लिखते हैं गैस, हियर आई विल राइट द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी दोनों की वैल्यू किस में दे रखी है? तो आंसर है जूल में, बता रहा हूं मैं आपको, जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, इस यूनिट में ये सारी वैल्यूज लिखूंगा मैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन या हीलियम के लिए, हीलियम के लिए लिखते हैं। चलिए, हीलियम की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 20.8 एंड 12.5। 20.8 एंड 12.5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक मोल हीलियम गैस को आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, एक मोल हीलियम गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो 20.8 जूल की एनर्जी लगेगी। तो 20.8 जूल की एनर्जी देते ही हीलियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कौन से कंडीशन में? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में। और कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में सिर्फ 12.5 जूल देने पड़ते हैं। तो इस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, H2 की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस 28.8, इतनी एनर्जी देंगे तब जाकर के हाइड्रोजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और इसकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है 20.4। 20.4। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 29.1, दिस इज 29.1 एंड सीवी इज 20.8। तो इनका जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 8.3 के आसपास आता है। अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। ऑक्सीजन 29.4, 29.4 and this will be 21.1, 21.1. Next is 37, CO2. CO2 is 37.0 and at CV constant वॉल्यूम पे कितनी हीट इसको चाहिए होती है गर्म होने के लिए? 28.5। तो अगर ये नंबर आपको दिए होंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी वाली है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी वाली है। और इन दोनों के डिफरेंस किसके बराबर आते हैं? इन दोनों के डिफरेंस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 के आसपास आते हैं। 8.3031 ऐसा डिफरेंस रहेगा अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीपी एंड सीवी। तो ये था सीपी और सीवी के बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होती है, बस फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, कैलोरीमेट्रिक। तो लेटेंट हीट को स्टडी करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। यस स्टूडेंट्स।